नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं कृथार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा नंबर 46 क्लास नंबर 46 का शुभारंभ करते हैं। अपनी कक्षा नंबर 46 का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है इसमें। प्रश्न संख्या 921 क्वेश्चन नंबर 921 देखिए क्या पूछ रहा है। विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर शुगर केन एंड ग्राउंडनट। दोस्तों इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है आपके गन्ने और इसकी मूंगफली की खेती के लिए बेहतर होती है या उपयुक्त होती है। आपके चार ऑप्शन है, रेड सॉइल, रेगड सॉइल, एलुवियल सॉइल या लेटराइट सॉइल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगड सॉइल जो होती है, रेगड मिट्टी जिसे आप काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से भी, ठीक है, ब्लैक सॉइल के नाम से भी आप इसे जानते हैं, जो कि आपकी कपास के लिए यानी कि कॉटन के लिए बेस्ट सूटेड होती है और शुगर केन के लिए भी बेस्ट सूटेड होती है। आपकी काली मिट्टी के अंदर जो इसकी ग्राउंडनट मूंगफली की और गन्ने की खेती बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी होती है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 922 922 क्या पूछा गया है। बुलंद दरवाजा बिल्ड बाय अकबर इन विच सिटी। बहुत आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आता ही होगा, फिर भी आपको ऑप्शन दे देते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए आगरा, फतेहपुर सीकरी, उदयपुर या जोधपुर। दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी, जो कि आपके आगरा राज्य में स्थित है। आगरा से 43 किलोमीटर दूर, 43 किलोमीटर दूर, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था जब वह गुजरात से विजयी होकर लौटा था। और ये आपसे पूछ सकता है, बताइए आपने अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किस वर्ष करवाया। वह करवाया था 1602 ईस्वी में। अकबर से संबंधित और चीजें बता देता हूं। अकबर का जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वह अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 923 923 क्या पूछा गया है। देखिए, विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ लेक्स। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्योग्राफी के हिसाब से, आपकी जीके के हिसाब से भी इसमें पूछा गया। बताइए कौन सा देश जो है झीलों का देश के नाम से जाना जाता है। झीलों का देश के नाम से जाना जाता है। आपके चार ऑप्शन है, आयरलैंड, फिनलैंड, पाकिस्तान या मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है आपका झीलों का देश कहा भी जाता है। यदि आपसे फिनलैंड के विषय में भी पूछ लिया जाए कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो इसकी फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी, ठीक है। और यहाँ की करेंसी पूछता है तो ये एक यूरोपियन देश है जिसकी करेंसी आपकी यूरो है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ जुड़ा है कि वर्ल्ड की जो विश्व की सबसे यंगेस्ट जो प्रधानमंत्री हैं वो फिनलैंड की हैं, जिसका नाम है सना मरीन। ये आपका करंट अफेयर है, काफी अच्छा, इसे रट्टा मार लीजिए। सना मरीन जो है वर्तमान में विश्व की सबसे जवान यानी कि सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 924 924 क्या पूछा गया है। हु इज द रिसिपेंट ऑफ 66 दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2019। जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, बताइए एक फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा जगत में दादा साहिब फाल्के अवार्ड जो है वर्ष 2019 का दादा साहिब फाल्के अवार्ड 66वां अवार्ड है ये, वह किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है इससे। आपके चार ऑप्शन, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना या राजेश खन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन जी को वर्ष 2019 में इससे सम्मानित किया गया है। यदि आपसे पूछ लेता है वर्ष 2018 में किसे सम्मानित किया गया, तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, विनोद खन्ना। और वर्ष 2017 में पूछता है तो वो थे मनोज कुमार, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। प्रश्न संख्या 925 925 क्या पूछा गया है। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये भी आपका बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो। इसमें पूछा गया है, बताइए जानवरों के फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पोरीफेरा या आपका लेथिलिम्निथिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का। मोलस्का ये वो कैटेगरी होती है एनिमल फाइलम की जिसके अंदर आपके ज्यादातर मरीन यानी कि जलीय जो जीव होते हैं उनको इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। जबकि आपका जो सबसे बड़ा एनिमल फाइलम पूछा जाता है तो उसका सही उत्तर होता है आर्थ्रोपोडा जो है सबसे पहला सबसे बड़ा विशाल पूछ ले तो वो होता है आर्थ्रोपोडा, और दूसरे स्थान पर पूछ ले तो वो आता है मोलस्का। आर्थ्रोपोडा वो जीव होते हैं, वो कैटेगरी होती है, इसके अंदर वे जीव जिनके 4 पैर से अधिक पैर होते हैं, सिर पर 2 आंखें होती हैं। इसमें कीट, पतंगे, तितली, छिपकली,
इस तरह की जीव इसके अंदर आते हैं, मच्छर इस तरह के आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जबकि आपके ऑक्टोपस वगैरह, ऑक्टोपस या कुछ फिश वगैरह जो होती है वो मोलुस्का के अंतर्गत आती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 926 926 क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड अ परमानेंट सीट ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? दोस्तों यह प्रश्न पूछ रहा है, बताइए निम्न में से वह कौन सा देश है जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? आपके चार ऑप्शन है, जापान, जर्मनी, कनाडा या फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस आपका जो है निम्न में से चारों में से फ्रांस आपका स्थायी सदस्य है। जबकि आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है, मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, आपके जो है टोटल इसमें 15 देश मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 आपके जो होते हैं अस्थायी होते हैं यानी कि टेम्पररी होते हैं, और 5 इसके परमानेंट होते हैं कि जब तक ये जिंदा रहेंगे, जब तक यूएन काउंसिल रहेगा, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद जब तक रहेगा तब तक इसके 5 ये परमानेंट मेंबर रहेंगे, ठीक है। तो इन 5 का अगर आपको पूछा जाता है, पांचों के विषय में कभी भी घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है, तो पांचों के नाम आपको बता देता हूं, आप इसे शॉर्टकट में याद कीजिए, ABCFR, ठीक है। ये 5 ये कोडिंग है, आप इसे याद कर लीजिए। ABC तो आपको वैसे याद होगा, ABC, और FR, बस लास्ट में FR याद करना है आपको। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, और F फॉर फ्रांस, और R फॉर रशिया, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 927 927 क्या पूछा गया है? इसने पूछा है, रिसेंटली विच कंट्री सिलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? यह पूछ रहा है, बताइए हाल ही में किस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? यह हाल ही में अभी पिछले महीने चुना गया है आपके लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था, ये 10 मेंबर्स होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं। इनके जो है हर 2 साल में, हर 2 ईयर्स के लिए इनकी सदस्यता होती है, 2 साल बाद इनके चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। और जो 5 मेंबर हैं वो आजीवन, मतलब वो अपने समय तक, जब तक यूएन काउंसिल रहेगा तब तक उसके सदस्य वो रहेंगे। तो यही पूछ रहा है, बताइए अभी हाल ही में कौन सा देश जो है जिसे आपका नॉन परमानेंट यानी कि टेम्परेरी मेंबर, अस्थायी मेंबर के तौर पर चुना गया? आपके 4 ऑप्शन, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया, भारत। भारत को जो है अब की बार 8वीं बार जो भारत को है अस्थायी तौर पर इसका सदस्य चुना गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 928 928 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पॉलिटी का। इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन सा जो राज्य है जिसके अंदर द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ये नोट वाले जो प्रश्न होते हैं ना, इनको काफी ढंग से रीड किया करें, ठीक है। गलतियां सबसे ज्यादा हमारे से यही होती हैं। तो इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन सा राज्य है जिसके अंदर द्विसदनीय विधानमंडल, बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोले तो आपका MLC और MLA, ये होता है LC और MLA बोलते हैं इसको भूल जाइए, ठीक है। LC और LA, LC का मतलब है आपका लेजिस्लेचर काउंसिल यानी कि विधानमंडल, और LA का मतलब है आपका विधानसभा, ठीक है। तो आपका पूछा है कौन सा आपका राज्य है इनमें से जिनके अंदर ये दोनों हैं? आपके 4 ऑप्शन है, बिहार, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना। सॉरी, इसमें पूछा गया नॉट, ये दोनों नहीं है, यानी कि कोई एक है, LA है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं है। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में नहीं है, जबकि आपका बिहार में है, कर्नाटक में है और तेलंगाना में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर है। ये जो सुविधा है अभी सिर्फ 6 राज्यों के पास है, जिनमें से आपको बता दूं आपके 3 ऑप्शन तो यही है, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना। इनके अलावा हैं आपके तेलंगाना हो गया, तेलंगाना के साथ है आंध्रा, ठीक है, आंध्रा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। आपके साउथ में 4 हैं, 4 हो गए, ठीक है। और नॉर्थ में आपके यूपी और बिहार, ठीक है, 3 ये हो गए। एक और रह गया इसमें आपका तेलंगाना, आंध्रा हो गया, 2 ये हो गए, ठीक है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया। अभी वर्तमान में 6 राज्य हैं जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 929 929 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस? ये साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेप्थ में है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा जबकि ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सी जो विकर्ण है या कौन सी एक
विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि किसी नाभिक के रेडियो एक्टिव डिके के दौरान पैदा होती है। रेडियो एक्टिव डिके को बोले तो आपका रेडियोधर्मी क्षय, रेडियोधर्मी क्षय के दौरान जो है निम्न में से कौन सी तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है? आपके चार ऑप्शन है, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव या रेडियो वेव्स। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा रेज। गामा रेज जो है न्यूक्लियस के रेडियोधर्मिता क्षय के दौरान जो है ये पैदा होती हैं। यदि इससे आपके विषय में पूछ लेता है इसका साइज क्या है, साइज बताइए, तो इसका साइज आपका होता है, मैं बता दूं अगर आपको, तो ये 0.01 पिको में होती है इसकी वैल्यू, पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर का होता है, मतलब पिको का मतलब होता है इनटू में 10 की पावर -12। ठीक है, यानी कि 0.01 पिकोमीटर होता है इसका साइज, से लेकर आपका ये होता है 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, इसका साइज पूछ सकता है तो ये होगा 0.01 पिकोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 930 930, ये क्या पूछ रहा है? One of the earliest Bhakti movement was led by Alwar, literally those who were immersed in devotion to which god? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से जो कौन सा आपके नव भारत के समय में, नए भारत मॉडर्न इंडिया के टाइम की बात करते हैं तो ये पूछ रहा है, उनमें एक अर्लियर भक्ति मूवमेंट चलाया गया था, यानी कि भक्ति आंदोलन हुआ करते थे उस समय, जिसके अंदर कुछ लोग, कुछ संत जो हैं हिस्सा लिया करते थे। उसमें से एक भक्ति आंदोलन है जिसका नाम है अलवर। ये अलवर कहे जाने लगे। ये अलवर जो थे ये किस भगवान को मानते थे या किस देवता के अनुयायी थे? आपके चार ऑप्शन है, शिव, सूर्य, विष्णु या ब्रह्मा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। ये जो है विष्णु भगवान के अनुयायी थे। एक और पूछा जाता है, मैंने पिछले एक किसी सेशन में आपको बताया था, नया नर्स के नाम से। इन दो के विषय में ज्यादातर एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। नया नर्स के विषय में पूछा जाता है। नया नर्स जो थे शिव भक्त थे। ठीक है, और मैं थोड़ा आपको ट्रिक बता देता हूं, आप कभी भूल जाए तो जो अलवर में क्या है, वी आता है, या मान लो कहीं पे मिस प्रिंटिंग हो, ये डब्ल्यू भी दे सकता है। वी या वैसे मतलब वै का उच्चारण होता है, और वैसे ही आपका विष्णु जी का उच्चारण होता है। तो वैसे वै तो विष्णु जी, और दूसरा जो आपसे नया नर पूछेगा तो वे उल्टा कर लो, शिव जी या विष्णु जी। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 931 931 क्या पूछ रहा है? Which of the following scientists discovered the electron in 1897? यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन, जोसेफ प्रिस्टली, कार्ल डी एंडरसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ईटी, यानी कि जे थॉमसन। आप सोच रहे होंगे मैंने ईटी क्या बोला, ये मेरा थोड़ा कोड वर्ड है, मैं आपको याद करा देता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, कुछ आपको निमोनिक्स डेवलप करने पड़ेंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि आपको चीजें याद रहें। इसमें क्या है, अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हमसे पूछा जाता है ई, इलेक्ट्रॉन की खोज पूछेगा तो हम बोलेंगे जे थॉमसन, तो टी। ठीक है, फिर हमसे पूछता है कभी प्रोटॉन की खोज किसने की, तो पी, हम बोलेंगे पी आर, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज की है रदरफोर्ड ने। वहीं पर हमसे पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो वो की थी जेम्स चैडविक, सी। तो ये हो गया ई टी पी आर एन सी। हम इसे हिंदी में याद कर लेते हैं, ईट पर नाच। ठीक है, तो ई टी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, टी फॉर जे थॉमसन, और पी आर का मतलब प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड। इसमें एक और पूछ लेता है न्यूक्लियस की खोज, नाभिक की खोज भी पूछता है, तो वो रदरफोर्ड ने ही की है। ठीक है, और कभी इसको कंफ्यूज कर दो एनसी के साथ, ये एन जो है ये न्यूट्रॉन का एन है, और इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक ने की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 932 932 क्या पूछ रहा है? मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यह पूछ रहा है, बताइए मानस जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह किस राज्य में स्थित है? आपके चार ऑप्शन, असम में, मध्य प्रदेश में, या महाराष्ट्र में, या पंजाब में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह असम में स्थित है। मानस मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। असम की अब पूछ लिया गया तो असम की आपसे राजधानी पूछ सकता है, तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। ठीक है, असम के आपके मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं, तो वे हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, और आपके गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं, गवर्नर हैं आपके जगदीश मुखी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 933 933, इसने क्या पूछा है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ बीसीजी वैक्सीन? आपसे कभी भी ये बीसीजी की फुल फॉर्म भी पूछेगा, लेकिन अभी हम इसके चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अभी इसने पूछा है, बताइए निम्न में से कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने बीसीजी के टीके की खोज की?
आपके चार खोज नहीं, इसका बनाया यानी कि इसको इन्वेंट किया। आपके चार ऑप्शन है, लुइस पास्चर, जोनस इसाल्क, यूरिन कालमेट या पॉल मुलर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपके यूरिन कालमेट जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुआ करते थे फ्रांस के। इन्होंने बीसीजी के टीके की खोज की, और बीसीजी का टीका जो किस में लगाया जाता है, ये टीबी के रोग के लिए, टीबी के रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें थोड़ी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपसे बीसीजी की फॉर्म पूछता है तो बीसीजी होता है बेसिली, सी फॉर कालमेट इनका नाम है, और जी फॉर ग्यूरिन। ग्यूरिन इनके साथ ही एक और फ्रेंच साइंटिस्ट थे। सी और जी से आपको ये समझ जाना चाहिए, ये कालमेट जो है सी फॉर कालमेट साइंटिस्ट हैं, जी फॉर आपके ग्यूरिन साइंटिस्ट हैं, और बी का मतलब बेसिली, और बेसिली का मतलब होता है फ्रेंच भाषा में बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है एक ऐसा टीका जिसकी खोज कैमिली कालमेट और ग्यूरिन ने की, वो जिसके किसके खिलाफ काम करता है, टीबी के खिलाफ काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। प्रश्न संख्या 934 934, इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी बैटरी, निम्न में से बताइए कौन सी द्वितीयक बैटरी है। मैं थोड़ा सा आपका उदाहरण दे देता हूं, थोड़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। ये अगर आपको नहीं पता है द्वितीयक बैटरी कौन सी होती है, तो द्वितीयक बैटरी वे होती है जिनका एक बार से अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंडरी एक होती है प्राथमिक, प्राइमरी एक होती है द्वितीयक। प्राथमिक होती है जो केवल एक बार इस्तेमाल होती है, दोबारा इस्तेमाल नहीं होती, और द्वितीयक होती है जिनका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें रिचार्ज कर करके उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। तो इतनी हेल्प आपके लिए काफ़ी है। तो बताइए इनमें से कौन सी है आपकी द्वितीयक बैटरी, कौन सी है, ड्राई सेल, मर्करी सेल, लीड एसिड बैटरी या नन ऑफ दिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीड एसिड बैटरी। जो आप घरों में इन्वर्टर वगैरह की इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, वो बैटरी क्या है, अपने आप रिचार्ज होती है। अपने आप मतलब इन्वर्टर के थ्रू रिचार्ज होती है। जब लाइट जाती है आपके इन्वर्टर के थ्रू होती है, या आप बाइक वगैरह कुछ भी चलाते हैं, जितनी भी आपकी बाइक हो गई या जितने व्हीकल्स हो गए, उन सभी में आजकल लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लीड एसिड बैटरी जो है आपकी रिचार्जेबल है। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसे दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है, जबकि आपके ड्राई सेल शुष्क सेल को दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे आपका घड़ी का सेल है, ये शुष्क सेल का उदाहरण है, जो कि आपकी प्राइमरी बैटरी का उदाहरण हो गया। मर्करी सेल भी उन्हीं में से एक है, ये भी आपका प्राइमरी बैटरी का प्राथमिक सेल का उदाहरण हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 935 935, इसने क्या पूछा है, ये आपका थोड़ा करंट अफेयर्स का जो है थोड़ा लेवल चेक करेगा आज यहाँ पर। इसमें पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा है, बताइए निम्न में से कौन सा जो है भारतीय संविधान का 103वां संशोधन है। आपके चार ऑप्शन, रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बोले तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसका मतलब है आपका नागरिकता अधिनियम कानून। ठीक है, या निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतीय संविधान का 103वां जो संशोधन हुआ है वह हुआ है रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यानी कि जितने भी अब तक हम देखते आ रहे थे, जितने भी आपके जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज होती थी, या जनरल कैटेगरी का जो भी कोटा होता था, अब इस कोटे में से भी 10% माइनस कर दिया गया है। ये जो 10% माइनस किया है, ये 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बोले तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी आय जो है कुल मिलाकर 8 लाख से कम होती है, हर तरीके से जिनकी आय 8 लाख से कम होती है, और शहरों में जिनके पास 100 गज से भी कम के मकान है, या 100 गज से ऊपर के मकान नहीं है जिनकी फैमिली के पास, और टोटल फैमिली की इनकम हर तरीके से 8 लाख से कम है, वे इस दायरे में आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कुछ नहीं है, ये जनरल जो कोटा हुआ करता था उसी में से 10% कोटा हटा दिया गया है, 10% इनके लिए रिजर्व कर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इनके लिए वो अभ्यर्थी इनके लिए वैलिड नहीं होंगे, या वो अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑलरेडी SC XT में, मतलब अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति में पहले से आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, या फिर क्रीमी लेयर यानी कि OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक नॉन क्रीमी होती है, एक क्रीमी होती है। जो OBC के अंदर नॉन क्रीमी वाले बंदे हैं उनके लिए ये आरक्षण नहीं है, SC ST के लिए ये आरक्षण नहीं है। ये आरक्षण केवल और केवल जो अपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 936 936, क्या पूछा गया है, When did RTI Act was implemented in India। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। ये पूछ रहा है, बताइए निम्न में से बताइए RTI कानून जो है कब भारत में कब लागू हुआ। आपके चार ऑप्शन, 2002 में, 2005 में, 2010 में, या 1998 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ये वर्ष 2005 में जून या जुलाई के आसपास हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, परंतु ये जून जुलाई 2005 में RTI लागू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 937 937, इसने क्या पूछा है,
आज एक से एक प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए। ये आपका लेवल चेक कर लेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, हु इज द 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा घुमा देगा आपको। यह पूछ रहा है भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त। दोबारा सुन लीजिए, ये कह रहा है बताइए भारत के 23वें, ये गिनती आप जरूर ध्यान रखें। ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। निम्न में से आपके चार ऑप्शन, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा या अशोक बिष्ट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सुनील अरोड़ा जी हैं जो कि आपके 23वें, बोले तो प्रेजेंट में, वर्तमान में 23वें चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और एक और प्रश्न इससे संबंधित में बनता है, इसीलिए मैंने ऑप्शन भी रखे हैं। ये जो दोनों ऑप्शन है ना, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, ये दोनों जो आपके ये इलेक्शन कमिश्नर हैं, आप कभी कंफ्यूज मत होना, ये हैं चुनाव आयुक्त, ये दोनों चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। और ये जो सुनील अरोड़ा जी हैं, ये इनसे ऊपर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोबारा समझ लीजिए, आपके इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं तीन होते हैं, दो होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त, और एक इनके ऊपर होता है जिन्हें सब लोग रिपोर्ट करते हैं, ये दोनों इनको रिपोर्ट करते हैं, ये होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि ये वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 938, 938 ये क्या पूछ रहा है, ऑल इंडिया सर्विस आर अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह पूछ रहा है बताइए निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ऑल इंडिया सर्विस आता है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। आपके चार ऑप्शन, 326, 312, 300A, 356। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 326। अनुच्छेद 326 के तहत जो है आपका अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं। इनका विवरण जो है अखिल भारतीय सेवा का 312 आर्टिकल में है। जबकि आपका 326 के विषय में कभी पूछता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितने ऑप्शन मैं जितने भी लेता हूँ सभी इतने इंपॉर्टेंट लेता हूँ कि आपसे आगे पीछे ये पूछे गए हैं। 326 जो है आपका ये होता है मतदान यानी कि वोटर्स के लिए, कि हमारे जितने भी राज्यसभा या लोकसभा के जितने भी चुनाव होंगे वो किसके जरिए चुने जाएंगे, आम जनता के जरिए। वो किस तरीके से चुने जाएंगे, वो वोटिंग के जरिए। तो वोटिंग का जो प्रावधान है, वोटर्स का जो प्रावधान है, वो 326 के अंदर निहित है। जबकि आपसे 300A का पूछ लेता है, ये राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आपका वर्तमान में आपका लीगल राइट है, यानी कि वैधानिक हक है, ना कि आपका एक फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, 300A में इस समय है। जबकि आपका 356 पूछ लेता है, आर्टिकल 356 काफी महत्वपूर्ण है। ये आपका किसी राज्य की आपकी आपातकाल, राज्य आपातकाल के लिए होता है। जबकि आपसे 3 आपातकाल पूछे जाते हैं, 352 पूछेगा, ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 पूछेगा, ये होता है आपका राज्य का आपातकाल। और एक 300 ये 4 ऐड कर दीजिए, 52, 4, 56, 4, 60, 360 पूछेगा, ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। अब भगवान की दया से वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लगा नहीं है ये, और आपके राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है ऑलरेडी, 2 बार लगा है इंदिरा गांधी के समय में। और 356 यानी कि आपके राजकीय या राज्य आपातकाल कई बार लगते हैं रहते हैं, दिल्ली में तो कई बार लगा है। ठीक है, जब वहाँ की सरकार जो है लोकल गवर्नमेंट वहाँ परफॉर्म करने में असफल रहती है तो ये आपातकाल लगाना पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 939, 939 क्या पूछा गया है, दिल्ली अभी दूर है, सेंटेंस इज स्पोकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। यह पूछ रहा है बताइए दिल्ली अभी दूर है, यह वाक्य किस व्यक्ति द्वारा कहे गए। आपके 4 ऑप्शन, आमिर खुसरो, शेख सलीम चिश्ती, गयासुद्दीन तुगलक या निजामुद्दीन औलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया। ये जो शब्द कहे गए हैं ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहे गए हैं। दिल्ली अभी दूर है, एक प्रकार का इस समय मुहावरा बना हुआ है। इसका मतलब है कि अभी टारगेट काफी दूर है, अभी हम उसके पास बिल्कुल भी नहीं है, अभी मंजिल दूर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 940, 940 क्या पूछ रहा है। ये आपका जीके करंट अफेयर का ही है। ठीक है, पूछ रहा है ये रिसेंटली एलिस फाक एक व्यक्ति हैं, ये पूछ रहा है एलिस फाक हैज बीन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये अभी कुछ 1-2 दिन की घटना है। ये इसमें पूछा गया है एलिस फाक जो व्यक्ति हैं इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है हाल ही में, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो बताइए किस देश के थे। आपके 4 ऑप्शन, इथोपिया के, यूक्रेन के, टूनिशिया के या इजराइल के। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये टूनिशिया के प्रधानमंत्री थे। अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री पद से, और
ट्यूनीशिया जो है आपका साउथ अफ्रीकन सॉरी अफ्रीकन कंट्री है, या अफ्रीका महाद्वीप में बसी हुई कंट्री है। अफ्रीकन महाद्वीप में नॉर्थ की तरफ उत्तर में बसी हुई एक देश है। इसकी यदि आपसे कैपिटल पूछता है तो कैपिटल आपकी इसकी है टूनिस। टूनिस यहाँ की राजधानी है। और आपसे करेंसी पूछी जाती है तो यहाँ की टूनिशियन दिनार, टूनिशियन दिनार यहाँ की आपकी करेंसी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। यदि आप सभी को ये सेशन काफ़ी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी किसी प्रकार की कोई फीडबैक है, किसी प्रकार की कोई शिकायत है हो, या किसी प्रश्न में कोई दिक्कत लग रही हो, तो प्लीज़ अपना कमेंट्स जो है अपने कमेंट बॉक्स में लीव करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया, कहीं पर कोई डाउट है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता लग जाए और मैं आपका जवाब उसमें दे सकूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सब वीडियो बहुत पसंद आई है। यदि ये वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में देखने वाले घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और उसमें एक ऑल नोटिफिकेशंस की घंटी आती है, ऑल नोटिफिकेशन, जैसे यहाँ ये दो ठीक है। तो ये ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, इसको दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहें। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।